नमस्कार दोस्तों, एसबीएस ऑनलाइन एकेडमी कुचामन सिटी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और अपन पढ़ रहे थे साइंस कक्षा 6 की, और आज का पाठ इतना शानदार है और उस पाठ का नाम है कोशिका। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इस पाठ की हर लाइन में प्रश्न बनता है। और पुराने एग्जाम जितने भी है उसमें देख लीजिए कि इस पाठ से प्रत्येक बार हर बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। और पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए कि इस पाठ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। चाहे कोई एग्जाम हो, पाठ से जरूर 1 या 2 नंबर आपको पक्का देगा ये पाठ कोशिका। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो दोस्तों जरूर आपको पाठ को पहले शुरुआत से अंत तक देखना होगा, और आपको देखना होगा कि इस पाठ से कक्षा 6 का पाठ है, फिर भी आपको यहाँ से देखना कि पुराने कितने क्वेश्चन आए हैं। मैं बताऊंगा आपको। इसकी जो पाठ है इसकी प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में करके बताइएगा। कमेंट करने में आप बहुत बड़ी कंजूसी करते हो कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा, ये तो मेरे को मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो ज़रूर कमेंट करेंगे। और आप अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही अगला वीडियो आए और आप तक पहुँच सके। तो आज का अपना पाठ है कोशिका। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला आज का ये पाठ आपका कोशिका। कौन सा पाठ है? कोशिका। बहुत शानदार पार्ट है कोशिका यानी सेल। तो सेल शब्द जो बना है वो किससे बना है? सेलुला से बना है। किससे बना है? सेलुला से बना है। और जिसका अर्थ होता है, किससे बना है ये? सेलुला से। सेलुला। और जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं इस पाठ में अपन पढ़ेंगे क्या क्या, किस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे कोशिका और कोशिका की खोज के बारे में चर्चा करेंगे। कोशिकीय संगठन के आधार पर जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका का माप, कोशिका की आकृति, कोशिका के विभिन्न भाग और कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इसके बारे में अपन इतनी चर्चा करेंगे। और चर्चा इतनी करेंगे कि कक्षा 6 के हिसाब से अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर अपन अगर कोशिका का पाठ अगर कक्षा 7 में पढ़ेंगे तो उस हिसाब से अपन चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ का जो स्तर है वो कक्षा 6 के स्तर की बात करेंगे। लेकिन कक्षा 6 का स्तर भी बहुत भाई साहब कमज़ोर नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन देख लीजिए आप, जितने भी पुराने क्वेश्चन है उठा के देख लीजिए। तो दोस्तों जो हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसे अपन क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कौन सी है? कोशिका होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों। और अपन बात करते हैं कोशिका की खोज पर, यानी कोशिका की खोज किसने की थी। तो चलते हैं अपन कोशिका की खोज पर। और जिस प्रकार अपन यहाँ पर इस पाठ में दे रखा है कि जिस प्रकार अपन मकान बनाने के लिए बहुत सी ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने के लिए बहुत सारी अरबों खरबों कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। यानी हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी हमारे शरीर की रचनात्मक का मतलब है हमारे शरीर की जो रचना किससे हुई है, वो सूक्ष्मतम इकाई क्या है, वो क्रियात्मक इकाई क्या है, उस क्रियात्मक इकाई या रचनात्मक इकाई का नाम क्या है? कोशिका। क्या नाम है दोस्तों? कोशिका। तो ध्यान रखिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो आगे भी पूछने की संभावना है। तो कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम की यहाँ पर आपको बताऊंगा, ये किस एग्जाम है, बहुत बार पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। दोस्तों कोशिका की खोज, कोशिका सिद्धांत अलग है। कोशिका सिद्धांत दिया था सवान और स्लाइडेन ने 1838 और 39 में दिया था। दोस्तों कोशिका अगर सिद्धांत का आपसे पूछे तो सवान और स्लाइडेन है, जबकि कोशिका की खोज पूछे तो वो कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका की खोज। और इसने किसमें प्रैक्टिकल किया था, किस पर किया था इसने? ये अपनी जो स्वयं द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी थी उससे कोरक की पतली परत को देखकर देखा कि कोरक की पतली परत में उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष दिखाई दिए, और उन कोष्ठों को उसने नाम क्या दे दिया दोस्तों? कोशिका नाम दे दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि कोरक क्या है। तो जो पेड़ होता है उसकी जो बाहें तक वो त्वचा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? कोरक या काग बोलते हैं दोस्तों। अब संगठीय आधार पर यानी कोशिका के संगठन के आधार पर जीव के प्रकार क्या है, जीवों का आधार क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, ताकि आपका एग्जाम में जरूर ये पार्ट 1 या 2 नंबर आपको जरूर देके जाएगा। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा फटाफट। ये कोशिका के संगठन के आधार पर जीव, तो मनुष्य दूसरे बड़े जीव जंतुओं का शरीर कई खरब कोशिकाओं से मिलकर बनाता है। वह जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं, कुछ जैसे अमीबा और मेरा मीशियम आदि।
आदि का शरीर एक कोशिका से बना होता है, इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में बहुकोशिकीय जीव के समान श्वसन, पाचन, वृद्धि जैसी सभी क्रियाएं होती है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है, यानी जिस जीव का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो जीव कौन सा होगा, बहुकोशिकीय होगा। ठीक है दोस्तों, अगर जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है उससे अपन क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव के यहाँ पर उदाहरण क्या दे रखे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, अमीबा और पैरामीशियम। याद रखना ये एक कोशिकीय जीव है। कौन? अमीबा और पैरामीशियम दोस्तों। तो बहुकोशिकीय जीव अपन हो गए, मनुष्य हो गए, कुत्ता हो गया, जो भी है, लेकिन ज्यादातर एक कोशिकीय जीवों के बारे में अपन पूछा जाता है। यहाँ पर दो नाम आपको दे रखा, एक तो अमीबा और दूसरा पैरामीशियम में। ध्यान रखना दोस्तों ये एक कोशिकीय जीव है। तो ध्यान रखिए, जो इसका शरीर एक की कोशिका से बनकर होता है, एक कोशिकीय कहलाता है। जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वह बहुकोशिकीय जीव कहलाता है दोस्तों। अब यहाँ पर बात आती है, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। प्रत्येक कोशिका में क्या होता है दोस्तों? केंद्रक होता है। यहाँ पर एक बात ऊपर बतानी थी, क्या एक कोशिकीय जीव में भी बहुकोशिकीय जीव के समान, यानी जिस प्रकार से अपन बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों में जिस प्रकार की श्वसन क्रिया होती है, पाचन क्रिया होती है, उत्सर्जन क्रिया होती है, जनन या प्रजनन क्रिया होती है, जो भी होती है वो भी एक कोशिकीय जीव में सभी प्रकार की क्रियाएं होती है दोस्तों। तो प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, जो भी कोशिका होती है उसमें केंद्रक होता है। और केंद्रक क्या करता है? पूरी कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। कोशिका में स्थित केंद्र के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली में अनुपस्थिति उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है कोशिका? दो प्रकार की। तो पहली कौन सी है? प्रोकैरियोटिस, और दूसरी कौन सी? यूकैरियोटिस। तो ध्यान रखना कोशिका के प्रकार, ये भी आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है। तो प्रोकैरियोटिस कोशिका और यूकैरियोटिस कोशिका। तो अब आपको समस्या ये आती है कि कंफ्यूज है, अपन याद कैसे रखें कि ये प्रोकैरियोटिस कोशिका होती है, यूकैरियोटिस कोशिका जाती है। तो यहाँ तक भी भूल जाते हैं कि किस में झिल्ली पाई जाती है, किस में झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो लेकिन दोस्तों इस कंफ्यूज को मैं आपके लिए दूर कर देता हूँ, आज का अपना कंफ्यूज है। तो प्रोकैरियोटिस कोशिका कौन सी होती है और यूकैरियोटिस कोशिका कौन सी होती है? तो झिल्ली, यानी केंद्र के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। केंद्र की झिल्ली और कोशिका झिल्ली दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना दोस्तों। जिसमें केंद्र की झिल्ली पाई जाती है वो कोशिका कौन सी है? यूकैरियोटिस कोशिका कहलाती है, यानी जिसमें उपस्थित होती है केंद्रक झिल्ली। और जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती यानी अनुपस्थित होती है वो कोशिका कौन सी है? प्रोकैरियोटिस कोशिका कहलाती है। अब इसको याद कैसे रखिए? तो पहले यहाँ पर मेरे को बताओ दोस्तों, ए पहले आता है, ऊ पहले आता है। यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। यानी अनुपस्थिति उपस्थिति के आधार पर, केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर अपन प्रोकैरियोटिस और यूकैरियोटिस कोशिकाओं को के प्रकार बता रहे हैं। यानी कोशिकाओं के प्रकार कितने होंगे? दो, प्रोकैरियोटिस और यूकैरियोटिस। तो यहाँ पर ए इसमें पहले आता है और ऊ बाद में आता है। अब इसमें आपको देखना है कि पै पहले आता है या ये पहले आता है, कौन सा आता है पहले? तो पै पहले आता है तो पहले वाले को यहाँ पर मिला दो, ए और पै को। और ऊ बाद में आता है तो बाद में इसमें कौन सा आएगा? यू। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अनुपस्थिति ए पहले आता है, पै पहले आता है तो प्रोकैरियोटिस, उपस्थिति तो यूकैरियोटिस, ये बाद में आता है, ऊ बाद में आता है। इस प्रकार दोस्तों आप याद रखते हैं। अब अपन चलते हैं आगे। तो अब आगे कोशिका की माप से संबंधित, यहाँ से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा है आपसे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो कोशिका की माप, भाई कोशिका की माप क्या है? कोशिका की माप अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि कोशिका का आकार 1 मीटर के 10 लाख विभाग, यानी 1 मीटर के 10 लाख विभाग का मतलब माइक्रोमीटर के बराबर सूक्ष्म हो सकता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं, यानी ज्यादातर जो कोशिकाएं होती है वो सूक्ष्म होती है, यानी जिसको अपन आंखों से नहीं दे सकते, सिर्फ उससे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इन्हें नगन आंखों से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्मदर्शी की यंत्र की सहायता से कोशिका को देखा जा सकता है। सबसे छोटी कोशिका का आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि किसकी कोशिका है? जीवाणु की। तो याद रखिए दोस्तों, एक कोशिका का आकार की अगर बात करें तो बहुत ही सूक्ष्म होता है और इसे अपनी आंखों से नहीं देखा जा सका। इससे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका का आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, और वो किसकी कोशिका है दोस्तों? सबसे छोटी कोशिका किसकी है? जीवाणु की है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो आप अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी कोशिका किसकी है? जीवाणु की है, और उसके आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है दोस्तों। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत एग्जाम में, रेलवे हो, आर्मी हो, एसएससी हो, जो भी एग्जाम, जिस एग्जाम की बात करूं, नाम नहीं लूं, उसी एग्जाम में सब एग्जाम में पर्सन यहाँ से आए हैं कि ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी है? जीवाणु की। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग की है।
अब अपन चलते हैं कोशिका की आकृति पर। भाई कोशिका की माप के बाद में अपन कोशिका की आकृति, माप और आकृति में दोस्तों ध्यान अंतर है, ध्यान से देखना। तो कोशिका की आकृति यानी शेप के बारे में अगर बात करते हैं तो कोशिका की वैसे आकृति, कई कोशिकाएं होती है वो नियमित आकृति की नहीं होती है, उसका आकार बदल जाता है यानी बदलता रहता है। तो यहाँ पर लिखा है कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती, वो अपना आकार बदल देती है, यानी आकार उसका निश्चित नहीं होता, आकार उसका परिवर्तित होता रहता है। जैसे अमीबा और माइकोप्लाज्मा की कोशिका है उसका आकार बदलता रहता है। यहाँ पर आपको ये चित्र दिखाया गया है कि अमीबा की कोशिका दिखाई गई है, और हमारे शरीर में भी कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, उसका आकार भी अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर रक्त कणिकाएं आपको दिखाई गई है, ये कोशिकाएं रक्त कणिकाएं जो कोशिकाएं हैं वो हमारे शरीर में कैसी होती है, गोल व चपटी होती है। गोल व चपटी किसकी आकृति होती है, रक्त कणिकाओं की होती है। यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया आसानी से। तो रक्त कणिकाओं गोल व चपटी पाई जाती है, ध्यान रखें दोस्तों। अरे कई कोशिकाएं लंबी और तरक रूप होती है जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, यानी जो पेशी अपनी पेशी कोशिका होती है वो लंबी व तरक रूप होती है। किस प्रकार की होती है, लंबी व तरक रूप होती है, दोनों सिरे से नुकीले होते हैं। जैसे पेशी कोशिका ये लंबी व तरक रूप होती है। और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो साकित होती है, कैसी होती है, साकित होती है, यानी बहुत लंबी होती है और साकित होती है। कौन सी है, तंत्रिका कोशिका यहाँ पर दे रखी है। तो ध्यान रखें दोस्तों, बहुत लंबी व साकित कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका लंबी व साकित है। यहाँ पर आपको चित्र दिखाया हुआ है तंत्रिका कोशिका का। अब अगर सामान्य तीनों या चारों को मिला के अगर बात करेंगे कोशिका की आकृति कैसी है, तो तीनों को मिलाने के बाद अपन बात करेंगे सामान्यतः कोशिकाएं गोल व चपटी तथा लंबी होती है। तो सामान्यतः कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, गोल, चपटी अथवा लंबी होती है। क्या बड़े आकार के जीवों की कोशिका का आकार बड़ा होता है, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जितना बड़ा जीव होगा उसकी कोशिका का माप ही उतना ही बड़ा होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके तो डिपेंड करेगा कि कोशिका का आकार उसके कार्य पर डिपेंड करेगा। आपको यहाँ पर साफ लिखा है कि बड़े आकार के जीवों की कोशिका का आकार बड़ा व छोटे आकार के जीवों की कोशिका का आकार छोटा है। ये कतई आवश्यक नहीं है दोस्तों कि बड़े जीव की कोशिका का आकार बड़ा होगा, छोटे जीव की कोशिका का आकार छोटा होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कोशिका का आकार सिर्फ उसके कार्य पर डिपेंड करता है कि उसका कार्य क्या, उसी के अनुसार वो कोशिका का आकार होता है। तो कोशिका का आकार संबंध कोशिका के कार्य से होता है। तो कोशिका का आकार हमेशा किस पर निर्भर करता है, कार्य पर करता है। उदाहरण, तंत्रिका कोशिका संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मनुष्य व चूहे के आकार में बहुत अंतर होते हुए भी कोशिका लंबी एवं लंबी साकित होती है, यानी दोनों में लगभग बराबर होती है। अब चूहे और मनुष्य के आकार में कितना फर्क है दोस्तों, देख लो फिर भी। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं। देखो अब अपन आते हैं उत्तक, अंग और तंत्र, यानी उत्तक क्या होता है, अंग क्या होता है, तंत्र क्या होता है, हमारा शरीर क्या होता है। यानी जिस प्रकार एक मकान बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, ईंटों को जोड़ जोड़ के शरीर को मकान को बनाते, उसी प्रकार हमें एक एक कोशिका को जोड़ते हमारे शरीर का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो उत्तक, अंग, तंत्र क्या है, ये बहुत ही सामान्य सी जानकारी आपको उत्तक। यहाँ से क्रम भी आपसे अगर पूछ लिया जाता है कई बार, और कई बार पूछा भी एग्जाम में कि इसका क्रम क्या होगा, तो ये आपको क्रम यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि उत्तक क्या है। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक इकाई या रचनात्मक इकाई या क्रियात्मक इकाई कौन सी है दोस्तों, कोशिका, याद रखना। और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी एक ही समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है दोस्तों, उत्तक का निर्माण करती है। और उसी प्रकार समान कार्य करने वाले उत्तकों के समूह को अपन क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। एक ही प्रकार के कार्य करने वाले उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और विभिन्न अंगों से मिलकर तंत्र का निर्माण होता है। अगर तंत्र की बात करें, जैसे अपन पढ़ते हैं साइंस में पाचन तंत्र पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र, ये तंत्र हमारे शरीर के अलग अलग तंत्र है। जैसे पाचन तंत्र में, तो पाचन तंत्र में वे अंग आएंगे जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, तो वो पूरे अंग मिलके किसका निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का। और श्वसन तंत्र में वो कौन से अंग आएंगे जो श्वसन से संबंधित कार्य करते हैं, वो सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं, श्वसन तंत्र मिलाते हैं। तो विभिन्न तंत्रों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। यानी पाचन तंत्र है, श्वसन, कंकाल तंत्र, ये सभी तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ आपको। तो शरीर की क्रियात्मक रचनात्मक इकाई कौन सी है, कोशिका है। और सभी एक ही समान प्रकार के कार्य करने वाली कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। समान कार्य करके उत्तक
समान कार्य करने वाले ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। और तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते थे। दोस्तों ये क्रम याद रखिए। दोस्तों यहाँ पर क्रम दिया आपको, बहुत ही शानदार, इस क्रम को याद रखिए। कोशिका, कोशिका किसको मिला है? कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करती है, अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करती है, और तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ये क्रम भी दोस्तों याद रखिए आप। अब चलते हैं आगे। आगे अगर बात करेंगे कोशिका के विभिन्न भाग, वाह भाई वाह, कोशिका के विभिन्न भाग से संबंधित तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आपको मैं कह रहा हूं कि जितनी बार आपसे एग्जाम कंपटीशन, पुलिस हो, एग्जाम हो, जो भी हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कोशिका के मूलभूत कितने भाग है? यहाँ पर कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, तीन मुख्यतः ये भाग है किसके? कोशिका के। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। किसकी बात करते हैं? कोशिका झिल्ली की। तो यहाँ पर पहली है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है क्या? कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है, यानी जो कोशिका का बाह्यतम भाग होता है वो कौन बनाती है? कोशिका झिल्ली। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। ये सरंध्र होती है, यानी इसमें सरंध्र का मतलब है इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ताकि ये पदार्थों का आदान प्रदान कर सके। ये किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की बनी होती है। दोस्तों ध्यान रखिए, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा गया है दोस्तों। ये कक्षा 6 की किताब है, लेकिन ये किताब एक ऐसी किताब है, आपको आईएएस का एग्जाम दोगे ना तो उसमें भी आपको इस किताब से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें ये कक्षा 6 की जरूर है, कक्षा 6 किसी क्लास से कम नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। जितनी छोटी क्लास उतनी खतरनाक दोस्तों, ये ध्यान रखिए। तो किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की बनी होती है। कौन? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों को, यानी इसमें छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्रों के माध्यम से कोशिका झिल्ली क्या करती है? कुछ चयनित पदार्थों को कोशिका में प्रवेश करने देती है तथा कुछ अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होती है। यानी जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको तो बाहर निकाल देती है, जो अंदर चाहिए, चयनित है, उसको कोशिका को जरूरत है, उसको क्या करती है? अंदर प्रवेश देती है। यानी जिसकी जरूरत होगी उसे ही प्रवेश दिया जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है उसको क्या कर देगी? ये बाहर निकाल देती है। ये झिल्ली जंतु और पादप कोशिकाओं में एक जैसी होती है, दोनों में एक जैसी है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है, ध्यान रखिए दोस्तों। लेकिन फर्क इतना, पादप कोशिका में झिल्ली के बाहर सेलुलोज पदार्थ का एक अतिरिक्त मोटा आवरण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका या पादप कोशिका में, तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों। तो कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिकाओं की आकृति निश्चित होती है। किसके कारण? भाई एक ठोस आवरण बन जाने के कारण उसका आकार क्या होता है? शेप, यानी सुरक्षित आकार निश्चित हो जाता है, आकृति निश्चित हो जाती है। तो ध्यान रखिए, कोशिका झिल्ली पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। फर्क इतना है कि कोशिका झिल्ली पादप कोशिकाओं में कि जो कोशिका झिल्ली है उसके बाहर सेलुलोज का आवरण होता है, यानी वो ठोस पदार्थ होता है, उसके आवरण के कारण एक ठोस बना लेती है, एक मोटा आवरण बन जाता है, जिसे क्या बोल देते हैं? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं जिस एग्जाम का नाम लूँ वो यहाँ पर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और टाइम आपका खराब हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चाहे प्रीवियस ईयर के जो पेपर है आप उठा के देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन आया या नहीं आया। और आप भी जानते हैं कि पेपर ये आया है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। चलो दोस्तों, कोशिका द्रव्य, तो कोशिका के भाग पढ़ रहे थे, उसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य स्थित द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी जो कोशिका झिल्ली होती है और केंद्र के मध्य जो पदार्थ भरा हुआ होता है, जेली जैसा पदार्थ भरा होता है, उसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये एक जेली जैसा पदार्थ है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, गोल्जिकाएं, अंतःपरवीय जालिकाएं, हरित लवक आदि संरचनाएं पाई जाती है। और इस कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। तो जो भी है कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग नहीं है, जो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली संरचनाएं हैं उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिकांग कहते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और एक एक के बारे में पढ़ेंगे अपन, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, रिक्तिका के बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी गाय के बारे में पढ़ेंगे, अंतःपरवीय जालिका के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो
एक एक जो भी क्वेश्चन आया यहाँ से अपन पूरे पर्सन यहाँ से क्लियर कर लेंगे। आज आपको कम से कम 50% यहाँ से लेके जाने हैं साइंस के। कितने परसेंट? 50%। मैं गारंटी देता हूँ ये पूरे के पूरे पर्सन यहाँ से आए हुए हैं, प्रत्येक एग्जाम में आए हैं। तो यहाँ पर हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, गोल्जिकाएं, अंतःप्रदिवित जालिकाएं, हरित लवक आदि संरचनाएं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये किस में पाई जाती है संरचनाएं? कोशिका द्रव्य में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं, उसको अलग अलग नाम दिया गया है, इनका अलग अलग कार्य है, वो आगे पढ़ेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, मुख्यतः भाग कौन सा है? कोशिका का केंद्रक। कौन सा है? केंद्रक। यह सामान्यतः गोलाकार होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? सामान्यतः गोलाकार होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक लगभग मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाओं के कारण केंद्रक में नहीं रहकर एक तरफ होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा है कि किसमें केंद्रक मध्य में पाया जाता है, तो मध्य में जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है, जबकि पादप कोशिका में एक तरफ पाया जाता है, क्योंकि कुछ रिक्त स्थान होते हैं, उस रिक्त स्थान को अपन यहाँ पर क्या कहते हैं? रिक्तिकाएं कहते हैं। और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं क्या होती है? छोटी होती है। और पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं क्या होती है? कुछ बड़ी होती है। और बड़ी होने के कारण पादप कोशिकाओं में केंद्र क्या होता है? थोड़ा एक तरफ होता है, यानी साइड में होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, केंद्रक मध्य में किस में होता है? जंतु कोशिका में। एक तरफ किस में होता है? पादप कोशिकाओं में। और किसके कारण? बड़ी रिक्तिकाओं के कारण केंद्रक एक तरफ होता है। यहाँ से 3 या 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। आगे क्या कहता है ये देखते हैं। यह दोहरी इकाई झिल्ली द्वारा घिरा होता है। कौन? केंद्रक किसके द्वारा? दोहरी इकाई झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इस झिल्ली में पदार्थों के आने जाने के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। केंद्रक में एक छोटी संघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका न्यूक्लियस कहते हैं। यानी अपन पहले बात कर रहे थे कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के बाद केंद्रक झिल्ली। तो यहाँ पर यह दोहरे आवरण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है दोस्तों। तो केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र पर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है, जो आनुवंशिक लक्षणों को क्या करता है? आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी को पहुंचाने का काम कौन करता है? जीन करता है। यानी अपने माता पिता से प्राप्त होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? केंद्रक करता है। ध्यान रखिए, कोशिका के सभी प्रकार के कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यानी जो कोशिका के सभी जो कार्य होते हैं उसका नियंत्रण कौन होता है? सबसे पहले केंद्रक होता है। अब बात करते हैं वापिस प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव के बारे में। तो अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली जिसमें पाई जाती है, यानी केंद्रक झिल्ली। यहाँ पर केंद्रक झिल्ली याद रखना दोस्तों, कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली दोनों अलग अलग मैं बता चुका हूँ पहले। यहाँ पर नाम आ गया सूर्य। तो केंद्रक झिल्ली की बात हो रही है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर क्या लिखा? जीवाणु की कोशिका केंद्र के चारों केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऐसी कोशिकाएं जिसके केंद्र के चारों केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। कोशिकाएं कहलाती है। अपन पहले भी बात कर सकते हैं, केंद्र के झिल्ली नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित ए और प यानी पहले आते हैं, तो उसका मेल मैंने बताया था यहाँ पर। तो तथा इस प्रकार के कोशिकाओं वाले जीवों को प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं। जैसे कौन है यहाँ पर? किसका नाम दे रखा है? जीवाणु। किस प्रकार का है? प्रोकैरियोटिक्स प्रकार का जीव है। कौन? जीवाणु। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का आवरण होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले यूकैरियोटिक्स कहलाते हैं, जैसे मनुष्य वगैरह ये। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जिसमें कोशिका केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक्स, और जिसमें उपस्थित होती है यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अब अपन बात करते हैं कोशिकांग। तो कोशिकांग किस में पाए जाते हैं? कोशिका के कौन से भाग में पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, कोशिकांग के बारे में बात करते हैं। तो कोशिकांग किस में पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो मुख्य यहाँ पर निम्न प्रकार है। तो सबसे पहला लाइसोसोम। कौन सा? लाइसोसोम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाइसोसोम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, लाइसोसोम क्या है? इनमें बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। यानी जिस हमारे शरीर को भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ये बहुत ही एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम है। जब कोशिका बहुत क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है, और ये क्या करता है? फट जाता है। यानी जो पाचक रस है वो क्या कर देता है? बाहर निकल जाता है थैली से। तो पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। यानी कोशिका अगर नष्ट हो जाती है, मृत हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसको नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम कहते हैं। तो कोशिका की आत्मघाती थैली कौन सी है दोस्तों? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? वो लाइसोसोम को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। और ये क्या करता है?
जो क्षतिग्रस्त हो जाए या मृत या नष्ट होने वाली जो कोशिका उसे नष्ट करने का काम करता है, यानी उससे पचा लेता है। उसके बाद में दूसरा कोशिकांग है गोल्जिका। कौन सा है? गोल्जिका है। वाह भाई वाह। दूसरा अंग झिल्ली युक्त पट्टिकाएं होती है जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है। इसका विवरण सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो गोल्जिका की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की, इसका नाम इसलिए गोल्जिका रखा। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये ऊपर एक के एक दूसरे के ऊपर, ये क्या है? यहाँ पर गोल्जिकाएं है। और अंतःपर्दवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में बंद किए जाते हैं। संश्लेषित का मतलब जो अंतःपर्दीय जालिका में पदार्थ का निर्माण होता है उसको किस में बंद किया जाता है? गोल्जी उपकरण में बंद किया जाता है। उन्हें कोशिका के अंदर अथवा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। ये काम कौन करता है? गोल्जिकाय करता है। और गोल्जिकाय का नाम कैमिलो गोल्जी के नाम है, इसका नाम गोल्जिकाय पड़ा है। तो ध्यान रखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया। वाह भाई वाह। यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से टेट 2011, टेट 2012, रिट 2017 तीनों बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। कितनी बार पूछ लिया इसको? एक ही क्वेश्चन है 3 बार माइटोकॉन्ड्रिया। और हर बार क्वेश्चन, हर एग्जाम की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोहरी इकाई झिल्ली से ढकी आकृति है। इसकी भीतरी इस चीज को भीतरी भीतरी बहुत ही बल्ले होती है। इसके वल्लितों को अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो रिट 2017 में प्रश्न पूछा था दोस्तों, रिट 2017, रिट 2017। और रिट से संबंधित में एक पहले वीडियो बना चुका हूं कि इसमें पूरे 20 प्रश्न कहाँ से आए हैं, एक एक को मैंने पेज तक पृष्ठ संख्या तक आपको बताया है। तो रिट 2017 में प्रश्न पूछा जाएगा कि जो जिस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया। तो और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक पदार्थ, माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा का निर्माण, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इस कारण इसे कोशिका का शक्तिग्रह, पावर हाउस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है? जैविक ऊर्जा, एटीपी का निर्माण करता है। यानी कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या कहते हैं? शक्तिग्रह या पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस, शक्तिग्रह। बहुत बार पूछ लिया आपसे क्वेश्चन। उसके बाद में अपन चलते हैं अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका क्या है दोस्तों? अंतःपर्दवी जालिका कोशिका में नलिकाओं का एक जाल है। क्या है? नलिकाओं का ये है जाल है। ये कोशिका द्रव्य नलिकाओं के जाल के रूप में दिखाई देने वाली संरचनाएं हैं। यानी विभिन्न प्रकार की जो नलिकाओं का जाल है उसे अंतःपर्दवी। ये कितने प्रकार की होगी? 2। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, 2 प्रकार की होगी। और खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर पाया जाता है। और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। चलते हैं अगले कोशिकांग पर। तो अगला और कोशिकांग कौन सा है? ये प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट ये आपका कोशिकांग, ये पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लेलिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अधिकांश प्लेलिस्ट में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल या प्रणहित कहते हैं, जिसके कारण पौधे का रंग हरा होता है। अपन पहले भी बात कर चुके हैं। हरे रंग के प्लेलिस्ट को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं, जिनके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादप भोजन बनाते हैं, किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? प्लेलिस्ट, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की मदद से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण है तो क्लोरोफिल वर्णक अत्यंत आवश्यक है, इसके बिना पौधे भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अगला जो रिक्तिका है, अगला कोशिकांग है वो कौन सा? आपका रिक्तिका। पादप कोशिकाओं बहुत बड़ी व जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो पादप कोशिकाओं बड़ी होती है, बड़ी होने के कारण केंद्र एक तरफ होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं छोटे होने के कारण केंद्र मध्य में पाया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ मदद दे रखी है। यहाँ पर जंतु और पादप कोशिकाओं के कुछ भाग दे रखे, उसमें अंतर दे रखा है, क्या अनुपस्थित होता है, क्या सही निशान लगाना है दोस्तों। यहाँ पर एक बार अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित होती है, किसमें? पादप कोशिकाओं में होती है। केंद्र की स्थिति इसमें मध्य में होती है, यह इसमें अनुपस्थित होता है। और इसमें केंद्र मध्य में होता है, इसमें एक तरफ होता है दोस्तों। रिक्तिका का आकार इसमें छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है, बड़ा होने के कारण केंद्र एक तरफ होता है। प्लेलिस्ट इसमें जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें उपस्थित होता है। अभी पढ़ा आपने। इस प्रकार आपका पाठ
पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों। यहाँ से आपको पूरे के पूरे 50% मिले, यहाँ से बहुत ही शानदार प्रश्न। अब एक बार इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये देखने के लिए बात ही क्या है, पहला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गया कि बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, प्लेलिस्ट अभी अभी बात की है, कौन सा प्लेलिस्ट। और समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है क्या कहलाता है? यानी कोशिकाएं मिलकर क्या किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है दोस्तों। ये आपको कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं। यहाँ पर केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संरचनाएं पाई जाती है। रिक्त स्थान अगर भर लेते हैं ताकि आपको मान लो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ पर लिखना नहीं, आप समझ लेना, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है दोस्तों, एक ही कोशिका से मिलकर बनाता है। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने जीव को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तंत्रिका कोशिका लंबी व साकित होती है दोस्तों। इस प्रकार आप और भी क्वेश्चन यहाँ को दे रखे, ये क्वेश्चन है जो आप आसानी के साथ, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से पाठ को पढ़ा है, बहुत ही आसान तरीके से आंसर दे सकते हैं। ये बहुत ही शानदार पाठ आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।